दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस न हो जाएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि चीन को पीएम मोदी का कड़ा संदेश, सीमा पर खड़े जवानों के साथ खड़ा है पूरा देश। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। पीएम ने लोगों को कोरोना वायरस से बचने की सलाह देते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के सामने डटे जवानों के साथ सदन के खड़ा होने का संकल्प दोहराया है। पीएम ने कहा कि पूरा देश एक स्वर में देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है और ये सदन बहुत ही मजबूत संदेश भी देगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पीएम ने कहा कि आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत, जज्बे, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों पर डटे हुए हैं, जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी एक स्वर में संदेश देगा कि सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। कोरोना महामारी से लोगों को सतर्क करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से जो भी परिस्थिति बनी है, उसमें जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है, उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना होगा। और ये भी साफ है कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी ने साधा निशाना, कहा कि आत्मनिर्भर बनकर खुद ही बचाएं जान। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना के संक्रमण के मामले इस हफ्ते 50 लाख और कोरोना के सक्रिय मामले 10 लाख के पार हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कोरोना के बढ़ते मामलों का जिम्मेदार अनियोजित लॉकडाउन को बताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट में आगे लिखा कि एक अहंकार व्यक्ति देश में अनियोजित लॉकडाउन लगाया, जिसके बाद देश में कोरोना फैल गया। इसके आगे कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार ने कहा कि आत्मनिर्भर बनिए, यानी कि अपनी जान खुद ही बचा लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ व्यस्त हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि कोरोना काल में चली गई है नौकरी तो सरकार 3 महीने तक देगी आधी सैलरी, जाने पूरा ब्यौरा। दोस्तों आपको बता दें कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC ने बेरोजगारों के लिए बड़ी राहत भरी घोषणा की है। अब अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत ESIC सब्सक्राइबर को बढ़े हुए बेरोजगारी भत्ते का लाभ मिलेगा। साथ ही पात्रता मापदंडों में भी राहत दी जाएगी। ये कदम योजना के अंदर नामांकित उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो लॉकडाउन के दौरान अपनी नौकरी खो चुके हैं। ऐसे लोगों को अब 3 महीने तक सैलरी की 50% राशि प्रदान की जाएगी। ये फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच में नौकरी चली गई होगी। दोस्तों आपको बता दें कि ESIC बोर्ड के इस फैसले से औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले करीबन 40 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। ESIC ने बयान जारी करके कहा है कि संगठन ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत कुछ शर्तों और बेरोजगारी से जुड़े लाभ में बढ़ोतरी को लेकर कुछ नियमों में छूट देने का फैसला किया है। संगठन ESI स्कीम के अंतर्गत कवर कर्मचारियों को बेरोजगारी से जुड़े लाभ देने के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का क्रियान्वयन करता है। दोस्तों आपको बता दें कि ESIC ने कहा है कि पहले नौकरी जाने के 90 दिन के बाद राहत की राशि का भुगतान किया जा सकता था, लेकिन अब इस समय सीमा को घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि यूपी में 17 नए रूट पर शुरू होगी विमान सेवाएं, केंद्र ने दी है मंजूरी। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 17 नए रूट पर विमान सेवाएं शुरू होंगी। केंद्र सरकार ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत 17 नए मार्गों पर विमान सेवाएं संचालित करने की मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार भारतीय विमानन पतन प्राधिकरण को प्रदेश में नए हवाई मार्गों पर RCS के तहत हवाई सेवा संचालित करने का प्रस्ताव दिया था। पिछले सप्ताह सीएम योगी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ अयोध्या, चित्रकूट और सोनभद्र एयरपोर्ट निर्माण की समीक्षा के दौरान इन नए हवाई मार्गों की मंजूरी आग्रह किया था, जिसके बाद यूपी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस मंजूरी को लेकर सीएम योगी अधिकारियों के साथ बैठकर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि यूपी में पहली बार प्रदेश सरकार द्वारा नागर विमानन प्रोत्साहन नीति 2017 लागू की गई है। इस नीति में राजधानी लखनऊ को अन्य राज्यों की राजधानियों से जोड़ने के साथ साथ लखनऊ को प्रदेश के मंडल मुख्यालयों से वायु सेवा के माध्यम से जोड़ने की प्राथमिकता दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि फिर से शुरू होगा ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का ट्रायल, कंपनी ने दिया है ये बड़ा बयान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका PLC की ओर से विकसित की जा रही कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल ब्रिटेन में एक वॉलंटियर के बीमार होने के बाद इसे रोकना पड़ा था। अच्छी बात यह है कि इसे दोबारा से शुरू किया जाएगा। इस संबंध में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बयान सामने आया है। दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि ऑक्सफोर्ड
कोरोना वैक्सीन के ट्रायल ब्रिटेन के सभी परीक्षण केंद्रों में फिर से शुरू किए जाएंगे। हालांकि इसका समय अभी नहीं बताया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बयान के मुताबिक विश्व स्तर पर 18,000 लोगों ने अध्ययन के टीके प्राप्त किए हैं। इस तरह के बड़े परीक्षणों में ये उम्मीद की जाती है कि कुछ प्रतिभागी अस्वस्थ हो जाएंगे, इसलिए उनकी सुरक्षा का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि आगे ये भी बताया गया है कि इस मानक समीक्षा प्रक्रिया में समीक्षा समिति और राष्ट्रीय नियामकों के तहत सभी अपॉइंटमेंट सामान्य रूप से जारी रहें। ये निष्कर्ष निकाला गया है कि समिति और यूके नियामक दोनों की सिफारिशों का पालन करते हुए वैक्सीन का परीक्षण ब्रिटेन में फिर से शुरू किया जाएगा। ये भी बताया गया है कि प्रतिभागी गोपनीयता के चलते बीमारी के बारे में चिकित्सा जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि सरकारी सुविधाओं का फायदा लेना है तो फसल का ब्यौरा देना ना भूलें, फौरन कराएं रजिस्ट्रेशन। केंद्र समेत तमाम राज्य सरकारों ने किसानों के हित में कई योजनाएं चलाई हुई हैं। इन योजनाओं की जानकारी और इनका फायदा लेने का पूरा ब्यौरा भी ऑनलाइन मुहैया है। अगर आप हरियाणा से हैं और खेती करते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल किसानों की सुविधा और उनके रुझान को देखते हुए हरियाणा सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर खरीफ फसलों के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। दोस्तों आपको बता दें कि बाजरे की फसल को छोड़कर अन्य फसलों का रजिस्ट्रेशन 15 सितंबर तक कराया जा सकता है। बाजरे के रजिस्ट्रेशन की मियाद खत्म हो चुकी है। जिन किसानों ने अभी तक इस पोर्टल पर अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वे फौरन ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हिसार जिले की डीसी डॉक्टर प्रियंका सोनी ने बताया कि किसानों द्वारा बोई जाने वाली हर फसल का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, ताकि उसे उनकी फसल बेचने और कृषि बागवानी विभागों से जुड़ी तमाम सरकारी योजनाओं का फायदा हासिल करने में कोई परेशानी न हो। अगर किसान को अपनी फसल मंडी में नहीं बेचनी है तब भी उसे इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने का फायदा मिलेगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को खरीदने की रेस में ओरेकल ने मारी बाजी, माइक्रोसॉफ्ट बोली में पीछे छूटी। दोस्तों आपको बता दें कि चीनी कंपनी बाइडांस के शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को जल्द ही नया साझेदार मिल सकता है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी कंपनी बाइडांस ने टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशन के संचालन के लिए क्लाउड कंपनी ओरेकल का चयन किया है। बाइडांस ने टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के ऑफर को खारिज कर दिया है। हालांकि अभी इस संबंध में आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाइडांस ने टिकटॉक के संचालन के लिए ओरेकल को तकनीकी पार्टनर के लिए चुना है। हालांकि इस साझेदारी के तहत ओरेकल को टिकटॉक की हिस्सेदारी मिलने को लेकर संशय बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये बिक्री से अलग है और ओरेकल टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार के संचालन के लिए क्लाउड तकनीक उपलब्ध करवाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि आधार में मोबाइल नंबर अपडेट कराना हुआ बहुत आसान, डॉक्यूमेंट दिखाना भी जरूरी नहीं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI आधार नियमों में संशोधन करता है। अगर संशोधन के बाद आपको आधार यानी कि आपका आधार कार्ड में आपकी जानकारी अपडेट करनी है तो नियमों को जानना बहुत जरूरी है। समझ लीजिए कि अगर आपके आधार के साथ मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो कई सेवाओं का फायदा आप नहीं ले पाएंगे। ऐसे में आज ही तुरंत अपने आधार के साथ मोबाइल नंबर को अपडेट कर लें। UIDAI के मुताबिक अगर आपने अभी तक अपने लेटेस्ट मोबाइल नंबर को आधार से अपडेट नहीं किया है तो आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के इसे अपडेट कर सकेंगे। आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड लेकर किसी भी नजदीकी आधार सेवा केंद्र में जाना होगा और मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट देना होगा। अगर आप आधार नंबर का इस्तेमाल किसी भी वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए करेंगे तो आपके नंबर पर एक OTP आएगा। ये OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID पर आएगा। ऐसे में अगर आपका गलत या पुराना नंबर आधार पर पड़ा होगा तो आपको OTP नहीं आएगा। इसके कारण आप अपने प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आधार को किसी दस्तावेज से लिंक भी नहीं करा सकेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप अपने मोबाइल नंबर से आधार को लिंक करवाना चाहते हैं तो अपने पास वाले आधार सेवा केंद्र पर जाना होगा। यहाँ आपको मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए 50 रुपए देने होंगे। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक हो जाएगा और दूसरी सर्विसेज के लिए भी मान्य होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि SBI ने फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में की कटौती। यहाँ जाने अब कितना मिलेगा ब्याज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD पर मिलने वाले ब्याज में कटौती कर दी है। अब 1 से अधिक और 2 साल से कम की FD पर 4.90% ब्याज मिलेगा। इसके अलावा SBI ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिटेल टर्म डिपॉजिट सेगमेंट में SBI वी केयर डिपॉजिट नाम से डिपॉजिट स्कीम शुरू की थी। इसमें निवेश के लिए 30 सितंबर आखिरी तारीख तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। इस स्कीम में सीनियर सिटीजन को 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए फिक्स डिपॉजिट पर अतिरिक्त ब्याज दिया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप 1 से ज्यादा और 2 साल से कम रखते हैं तो वहां पर 4.90 का जो ब्याज था ये नया है, जबकि पहले जो ब्याज था वो 5.10% था। अगर आप 2 साल से ज्यादा और 3 साल से कम रखते हैं तो 5.10 नया ब्याज दर मिलेगा, जबकि पहले भी 5.10 ही था। 3 से ज्यादा और 5 से कम पर 5.30 मिलेगा, पहले भी यही था।
5 से अधिक और 10 साल से कम पर 5.40 मिलेगा, पहले भी यही था। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी, आज से खुलेंगे जिम और योगा सेंटर। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण संकट के कारण इस साल मार्च महीने से दिल्ली में जिम बंद है। हालांकि अब दिल्ली में जिम खोलने की अनुमति दे दी गई है। दिल्ली सरकार के मुताबिक सोमवार यानी कि 14 सितंबर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जिम खोले जा सकेंगे। आदेश के मुताबिक जिम और योग संस्थान को तुरंत प्रभाव से खोलने की इजाजत दी गई है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि DDMA ने एक औपचारिक आदेश जारी करते हुए जिम संचालकों और जिम जाने के इच्छुक लोगों को ये राहत दी है। इसके साथ ही साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति भी अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। DDMA ने अपने आदेश में कहा है कि जब केंद्र सरकार ने जिम खोलने की मंजूरी दी थी तब दिल्ली के हालात की समीक्षा की गई थी, मगर उस वक्त जिम खोलना संभव नहीं था। हालांकि अब अनलॉक 4 के तहत सभी गतिविधियों को धीरे धीरे खोला जा रहा है। ऐसे में जिम खोलने का निर्णय लिया गया है। हालांकि जिम मालिकों को कुछ गाइडलाइन का पालन करना होगा। राज्य सरकार के मुताबिक सभी जिम संचालकों को केंद्र सरकार द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP के तहत जिम चलाना होगा। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या 2,18,304 हो चुकी है। इनमें से 1,84,738 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस से अब तक 4,744 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल कोरोना के 28,812 सक्रिय मामले हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान 29 लोगों की मौत हो गई है और पिछले 10 दिनों में मौत की दर 0.68% है, जबकि कुल मौत की दर 2.23% है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि जनधन योजना के तहत बिना दस्तावेजों के खुलेगा छोटा खाता। जाने क्या है नियम और कितने फायदे। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक देश भर में 40 करोड़ से ज्यादा खाते खुल चुके हैं। यदि आपका भी किसी बैंक में कोई खाता नहीं है तो आप भी इस स्कीम से बेहद आसानी से जुड़ सकते हैं। यही नहीं, यदि आपके पास फिलहाल दस्तावेजों की कमी है तो इस स्कीम से छोटा खाता खुलवाकर भी आप जुड़ सकते हैं। जनधन योजना के तहत स्मॉल अकाउंट की अवधि 12 महीने की होती है और इस दौरान आपको दस्तावेज जमा कराने होते हैं। आप जैसे ही दस्तावेजों को जमा करा देंगे, आपका खाता स्मॉल अकाउंट से जीरो बैलेंस अकाउंट में तब्दील हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जनधन योजना के तहत खुले स्मॉल अकाउंट में आप साल भर में अधिकतम 1 लाख रुपए ही जमा करा सकते हैं। ये लिमिट वन टाइम के लिए नहीं है, बल्कि पूरे साल भर में इतनी ही रकम जमा कराने की सीमा है। यही नहीं, किसी भी समय इस बैंक में 50,000 रुपए से अधिक जमा नहीं कराया जा सकता। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बैंक खाते में जमा रकम से महीने में 10,000 रुपए से ज्यादा की निकासी नहीं की जा सकती। हालांकि यदि सरकार की ओर से कोई सब्सिडी या फिर PM किसान स्कीम जैसी किसी भी योजना का रकम अगर उसमें ट्रांसफर किया जाता है तो उसे जमा रकम की अधिकतम सीमा के तहत नहीं जोड़ा जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि कोरोना के कारण बदला लोकसभा का नजारा। सोशल डिस्टेंस के साथ नीले मास्क में नजर आए PM मोदी। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण लोकसभा में मानसून सत्र के पहले दिन का नजारा आज बहुत कुछ बदला हुआ नजर आया। सदस्यों की बैठने की जगह बदली हुई थी और एक सदस्य से दूसरे के बीच काफी फासला होने के साथ ही शीशा लगाया गया था। आगे की जिन सीटों पर 2 सदस्य बैठते थे वहां एक के बैठने की व्यवस्था की गई थी। सीट के पीछे नंबर लिखा है, जिस सीट पर नंबर पट्टी चिपकी है वही सदस्य को बैठना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यवाही शुरू होने से 5 मिनट पहले ही सदन में पहुंचे। उनके बगल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बैठने की जगह होती है, लेकिन इस बार सिंह को एक सीट छोड़कर गृह मंत्री अमित शाह की सीट पर बिठाया गया। आगे की सीट पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और उनकी बगल में सूचना प्रसारण मंत्री जावड़ेकर बैठे। लेकिन जावड़ेकर को सोशल डिस्टेंसिंग का एहसास हुआ तो वह तुरंत ही पीछे की सीट पर चले गए। बाद में एक और मंत्री उनकी जगह पर आकर बैठे। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सोमवार को संसद के मानसून सत्र का आगाज हुआ। लोकसभा की बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्री और सदस्य मास्क लगाकर पहुंचे और सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित की। प्रधानमंत्री मोदी ने नीले रंग का 3 प्लाई मास्क पहन रखा था, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान मधुबनी मास्क पहने नजर आए। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी तथा कुछ सदस्य फेस शील्ड पहनकर संसद में पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सफेद रंग का मास्क पहनकर अपने आसन पर पहुंचे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि पप्पू यादव का आरोप, बिहार की NDA सरकार ने थारू जनजाति का किया है दोहन। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग सरकार पर थारू जनजाति का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दोहन करने का आरोप लगाया है। दोस्तों आपको बता दें कि पप्पू यादव ने रविवार को पश्चिमी चंपारण जिले के थूरहट की राजधानी हरनाटाह से पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यों से राज्य की जनता पूरी तरह से उब चुकी है और
अब उनके झांसे में नहीं आने वाली है। पर्यटन नगरी वाल्मीकि नगर के विकास से सांसदों और विधायकों का कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद यदि प्रदेश में उनकी सरकार बनती है या फिर सत्ता में पार्टी की भागीदारी होती है तो पश्चिमी चंपारण जिले में नेपाल की तराई से लगे हुए पूरे थुरहट इलाके का विकास किया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार पर थारू जनजातियों को उनके अधिकारों से वंचित करने का आरोप लगाया है और कहा कि उनकी पार्टी इन्हें उनका वाजिब हक दिलवाएगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में मानसून का व्यापक प्रदर्शन दिखाई दिया। इन भागों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हुई। वहीं तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों, गुजरात के दक्षिणी भागों, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी मानसून की बारिश दर्ज की गई। झारखंड, लक्षद्वीप, पूर्वी उत्तर प्रदेश में छिटपुट जगहों पर हल्की बारिश हुई। और इसी के साथ आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी भागों, तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। वहीं केरल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। देश में बाकी क्षेत्रों में मानसून कमजोर रहेगा, जिससे कि बारिश की संभावना न के बराबर होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।